नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, जिसे हमने नाम दिया रिवीजन सीरीज, इसके अंतर्गत आज आप देखने वाले हैं इसका पार्ट 3, यानी कि ये इसका तीसरा पार्ट है। और ये चीजें पुनः मैं आपको दोहरा दूं, इस सीरीज में हमने बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया है। इसकी शुरुआत जो भी आप लोगों ने डिमांड किया था, और इसमें जो प्रश्न शामिल हैं ये बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं से संबंधित है। यानी कि मूल रूप से जो आगामी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी एग्जाम में यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प होगी। और आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने बतलाया है कि इसका पीडीएफ फाइल आप हमारा जो एप्लीकेशन है पीएम ऑनलाइन लर्निंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। ये तो यहाँ जो वीडियो आप देख रहे हैं ये टेस्ट फॉर्मेट में है, जहाँ पे प्रश्न और आंसर हम आपको बतलाते हैं। लेकिन पीडीएफ में सारी जानकारी एकदम से विस्तृत तौर पर दी गई है। आप उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। चीजें वहां से बहुत चीजें मतलब सीखने को मिलेगा। प्रश्न में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसका डिस्क्रिप्शन वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पिछले दो पार्ट में 1 से लेकर 60 तक प्रश्न हमने कवर किया है। आज वाले इस वीडियो में हम 61 से 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे, और सभी प्रश्न को आप लोग काउंट कीजिएगा। यहाँ पर जो 30 प्रश्न है, इसमें आप कितने हल कर पाते हैं सही सही। चलिए, सेशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया? आपके विकल्प हैं बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और गुजरात। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा ये सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा रूप बता देता हूँ। जो नीतीश शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सुरक्षा डिवाइस का नाम है नीतीश। अगर ये पूछा जाए कि नीतीश का पूरा नाम क्या होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमने लिखा है नीतीश, तो इसमें जो इसका पूरा नाम होता है, ये होता है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इसका पूरा नाम होता है। पीडीएफ में ये तमाम जानकारी इसको लेकर ये चीजें मिल जाएगी। खास करके ये किसानों को बहुत हेल्प करेगा। जिस प्रकार से एक सुरक्षा डिवाइस जो है, ये मौसम के अनुरूप है, मतलब कि उसकी सूचना, मतलब पूर्व सूचना एक प्रकार से इसके माध्यम से दी जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखें, विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है कि 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ है। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, इसी से संबंधित यहाँ पे हमने चीजों को डाला है, क्योंकि अभी हाल ही में 11 फरवरी 2024 को इनका निधन हुआ है, उषा किरण खान का। अब यहाँ पे जो पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2015 में। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी अराइज होता है, पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो पद्मश्री पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो 2024 में बिहार को कुल 4 पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। हालांकि इनमें 5 लोग शामिल है, तो पति पत्नी शांति देवी और शिवम पासवान। तो पुरस्कार 4 ही मिला है, लेकिन 5 लोगों को दिया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखें। पद्मश्री मिला 4, और उसके अतिरिक्त पद्म विभूषण की बात करें तो 1, पद्म भूषण की बात करें तो 1, और इसके अतिरिक्त भारत रत्न की बात करें तो 1। तो कुल मिला के जो पदक मिला है, भारत रत्न और जो पद्म अवार्ड, दोनों को संयुक्त तौर पर मिलाकर देखें तो भारत को 2024 में 7 पदक मिला है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को, 5 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। उनमें बिहार से एक नाम है कर्पूरी ठाकुर। और आपको ये ध्यान रखना है, अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के नागी पक्षी आश्रयणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय, यहाँ पर हो रही 17 से 19 फरवरी 2024, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का जो आयोजन है, ये किया गया। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इसका ई उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। ये पूछा गया है कि कहाँ पर। देखिए, बिहार के किस जिले के, यहाँ पर जिला पूछा गया, किस जिले में ये खास करके नागी पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ है। और अगर पक्षी महोत्सव के दृष्टिकोण से देखें तो 2021 में बिहार में एक पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ था, जिसका नाम था कलरव, जो कि जमुई के नागी नकटी में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर भी जो आयोजित हुआ, ये जमुई में ही आयोजित हुआ है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इस सीरीज की यही विशेषता है कि इसमें जो हमने प्रश्न को रखा है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है।
सारे प्रश्न को आपको पढ़ना है। इन सभी में वो क्षमता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो खास करके आने वाले दिनों में एग्जाम आयोजित होने हैं। तो सभी प्रश्नों को एकदम से अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर या फिर नए अध्यक्ष बने हैं। बताएं कि निम्न में से वे किस दल से संबंधित है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भाजपा, जदयू, राजद या फिर कांग्रेस? देखिए, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर अभी बने हैं कौन? तो भाजपा के बने हैं कौन? तो यहाँ पर चर्चा हो रही नंदकिशोर यादव की। हालांकि इनसे पहले अवध बिहारी चौधरी थे, ये मालूम होगा आपको, लेकिन वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं, नए स्पीकर बने हैं, ये भाजपा के नंदकिशोर यादव। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र, जो कि इसका नाम दिया गया है बापू परीक्षा परिसर, इसका उद्घाटन बिहार के किस जिले में हाल ही में किया गया है? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और ये पटना में किया गया। पटना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, यहाँ पर विकल्प में पटना आपको दे दिया, तो आसानी से आप इसको हल कर दिए। लेकिन यहीं पर आपसे ये पूछता कि बापू परीक्षा परिसर का जो उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, पटना में किस स्थान पर हुआ है? तो प्रॉपर वो स्थान है कहाँ पर? कुम्हरार, कुम्हरार पटना। यहीं पे मान लीजिए ये पटना ना देके पटना का वो स्थान दे देता प्रॉपर, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कुम्हरार पटना में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सेक्टर में 10.64% वृद्धि दर यानी कि इस ग्रोथ रेट के साथ कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? नवीनतम रिपोर्ट अभी हाल ही में आई जीडीपी को लेकर, खास करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। इसमें कहा गया कि इतना ग्रोथ रेट के साथ कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है या फिर अव्वल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में, मतलब रिसेंटली ये अपडेट हुई है। तो ये प्रबल संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाए। करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? एक तो बिहार सरकार उद्यमी योजना का संचालन बहुत पहले से कर रही है। युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, ये चीजें हमने कई बार आपको बताया। लेकिन एक्चुअली हम जो वहां पर बात कर रहे हैं, ये है लघु उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत अभी कब की गई? तो 5 फरवरी 2024 को। इनके द्वारा की गई, तो नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। अभी रिकॉर्ड 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। और एक अहम जानकारी, रिकॉर्ड 17 बार गांधी मैदान में झंडा फहराने का इनके नाम रिकॉर्ड है बतौर मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर कितना हो गया? देखिए, निर्यात की बात हो रही है तो कई सारे प्रश्न पहले भी हमने आपको बतलाया है। यहाँ पर भी बिहार के निर्यात को लेकर 2-3 पॉइंट हम बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रश्न में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की, तो ये बढ़कर कितना हो गया? यहाँ पर बात हो रही है भारत के संदर्भ में। राइट आंसर होगा 29.12 बिलियन डॉलर का हो गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, रिसेंटली एक एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि ओवरऑल निर्यात में भारत में बिहार का जो स्थान है वो है 22वां। और बिहार से जो इस वक्त निर्यात हो रही है उसमें मतलब जो बिहार से नहीं बल्कि भारत से जो निर्यात हो रही है, उसमें बिहार की जो हिस्सेदारी या फिर कहें भागीदारी है, वो 0.52% है महज। और इसमें भी आपको एक कंडीशन ये ध्यान रखना है कि बिहार से होने वाले निर्यात में जो सबसे अधिक निर्यात है वो हो रहा है बेगूसराय से। ठीक है, अब बिहार भी इस पैमाने पर निर्यात के मामले में आगे बढ़ रहा है और धीरे-धीरे चीजें यहाँ से निर्यात हो रही है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023 नहीं बल्कि 2024-25 के लिए राज्य का कितना बजट पेश किया है? देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया एक्चुअली यही है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट पेश किया है। आंकड़े आपके समक्ष है, आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा, आपको बतलाया हुआ है। राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए, 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, इसी को अगर बिहार के संदर्भ में बात करें, बिहार सरकार द्वारा 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया गया है, ये पहली बार है जब सम्राट चौधरी द्वारा ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, 2,78,725 करोड़ रुपए का। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी बात करें, दोनों की तुलना करें, तो लगभग समझिए कि 3 गुना अधिक है उत्तर प्रदेश का बजट। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगला जो 70 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना को रूस से इगला एस
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप प्राप्त हुई। किसे प्राप्त हुई है? तो भारतीय सेना को। किससे? तो रूस से। अब आगे इसी में लिखा गया कि भारत और रूस के बीच यह समझौता कब हुआ था? जो भारत और रशिया के बीच ये समझौता है इग्ला एस, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसको लेकर यहाँ पर हमने प्रश्न डाला है, जो पहली खेप भारतीय नौसेना को प्राप्त हुई है, तो इसको लेकर समझौता दरअसल हुआ था कब? ये समझौता हुआ था विकल्प नंबर बी यानी कि नवंबर 2023 में। देखिए, प्रश्नों को इस तरह से सेट करने का एक ही पर्पस है कि रिसेंटली कई सारे एग्जाम में, खास करके हम बीपीएससी एग्जाम की ही बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझिएगा। अभी अभी जो है इग्ला एस, जो मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भारतीय नौसेना को प्राप्त हुई है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश द्वारा निर्मित है? तो रशिया द्वारा निर्मित है। लेकिन हमने क्या पूछा है कि भारत और रूस के बीच या फिर रशिया के बीच ये समझौता कब हुआ था? तो ये पीछे जाके इस तरह के कई सारे प्रश्न रिसेंटली जो एग्जाम आयोजित हुए हैं वहां पर पूछे गए हैं। तो रीजन यही है चीजों को इस प्रकार से सेट करने का। ये चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में भी झलकेगी, क्योंकि वहां पर पीडीएफ में जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है उसमें देखिएगा बहुत सारी चीजें जो खास करके मिलते जुलते फैक्ट होंगे, वो चीजों का वहां पर विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक यानी कि जेड जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? देखिए, यहाँ पर खास करके जो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर है ये है जिम्बाब्वे, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जिम्बाब्वे की जो खास करके वित्तीय व्यवस्था है, जो खास करके अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और यहाँ पर इसी चीज को एक प्रकार से बैलेंस करने की दिशा में जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जिग जो शब्द है, जैसे कि जेड इसका अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए कि ये आखिर होता क्या है, तो जेड आई से तो हो गया जिम्बाब्वे, और जो जी लास्ट में है अल्फाबेट, उसका अर्थ होता है गोल्ड। आप इसे जिम्बाब्वे गोल्ड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपको जिम्बाब्वे गोल्ड भी कहीं दिख सकता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 8 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का हाल ही में विमोचन किया गया है? ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया सैम पेत्रोदा के द्वारा। और ये शख्स बहुत चर्चे में रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये चीजें हमने विस्तृत तौर पर आपको बतलाया है। खास करके जो नई नई पुस्तकें लॉन्च होते हैं, नए नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं, जो एग्जाम पर्पज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश में तुतसी समुदाय के खिलाफ 1994 में हुए नरसंहार की याद में 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के झंडे के रंग से रोशन किया है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों पर ऐसे तो जनरली नजर नहीं रहती है, लेकिन अगर यही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए तो समझिए कि एक अंक जो था वो आपके हाथ से निकल गया, और एक एक अंक जो है लाखों की संख्या में आपका रैंक को नीचे ला सकता है। अगर सही हुआ तो ऊपर जाएगा, गलत हुआ तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यही तुत्सी समुदाय को लेकर जो मतलब जो इसके खिलाफ जो 1994 में नरसंहार हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? उसी की याद में अभी हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के झंडे से रंगा गया है, या फिर रोशन किया गया एक्चुअली में। जो मतलब लाइट से रोशन किया जाता है वो किया गया है। तो ये जो संबंधित है, ये संबंधित है, आपको ध्यान रखना, रवांडा से। ये रवांडा नरसंहार से संबंधित है, जो हुआ था वर्ष 1994 में। अच्छा, इसी तरह का एक नरसंहार जो कि बिहार में हुआ था, ये बहुत ही विध्वंसक नरसंहार था। वर्ष 1999 में हुआ था। कहाँ पर? जहानाबाद में, जिसका नाम दिया गया या फिर जो जगह था वो था सेनारी। इसे सेनारी नरसंहार के रूप में जाता है। और ये बहुत दर्दनाक रही थी, लोगों को जिंदा काट दिया गया था। आप लोग कभी इंटरनेट पर जरूर पढ़िएगा। चलिए, फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जापानी फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? जापानी फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में रेडबुल के जो रेसर है मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? देखिए, यहाँ पर अगर हम मुख्य सचिव की बात करें, बात हो रही उत्तराखंड से संबंधित, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि राधा रतूड़ी। विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर हम आपसे एक सवाल पूछें बिहार को रिलेट करते हुए कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है, तो ब्रजेश मेहरोत्रा वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं। किनके स्थान पर हैं? तो आमिर सुबहानी के स्थान पर है। आमिर सुबहानी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति लिए थे, उनके बाद
उनके स्थान पर अभी ब्रजेश मेहरोत्रा की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? देखिए यहाँ पर एक शब्द छूट गया, पहली महिला। आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट की कौन बनी है? तो जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं इसके आधार पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रितु बहारी। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें, वर्तमान में जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के हैं, और पटना हाई कोर्ट के 44वें जज हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। अच्छा, पटना हाई कोर्ट को लेकर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को हुई थी। लेकिन अब आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट का जो कार्य संचालन था, या फिर पटना हाई कोर्ट ने अपना कार्य किस तिथि से प्रारंभ किया था? वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उस स्थिति में भी आंसर वही करना है, 3 फरवरी 1916। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार हुए आकलन के आधार पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की जो जनसंख्या है वो कुल कितनी है? हिम तेंदुआ ऐसे तो लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो पूछा गया है प्रश्न, तो हिम तेंदुए की जनसंख्या पूरे भारत में नवीनतम आकलन के आधार पर है कितनी? ये 718 है, और इन 718 में से लगभग 500 के आसपास, लगभग मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये लद्दाख में ही है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कर्तव्य पथ, देखिए कर्तव्य पथ को पहले कहा जाता था किंग्स वे, आप सभी को मालूम होगा, उसी का नाम अब कर दिया गया कर्तव्य पथ। तो यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, यह है संस्कृति मंत्रालय। ये बात हो रही है यहाँ पर कर्तव्य पथ के संदर्भ में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 को लेकर, तो राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। लेकिन यही चीजें अगर गांधी मैदान के संदर्भ में बिहार को लेकर आपसे पूछे, तो गांधी मैदान में कुल 14 विभागों की झांकी निकली थी 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर। उसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला है, वो मिला है नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को, और वो झांकी आधारित थी कबाड़ से कमाल थीम पर। और दूसरा पुरस्कार मिला खेल विभाग को, और खेल विभाग की जो झांकी थी, यानी खेल विभाग भी बोले तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, उसकी झांकी जो आधारित थी वो थी मेडल लाओ नौकरी पाओ पर। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तीसरा पुरस्कार मिला विधि विभाग और कृषि निदेशालय को। नेक्स्ट है यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा भीष्म क्यूब क्या है? अच्छा, भीष्म क्यूब को लेकर कई चीजें रिसेंटली भी हमने आपको बताया है। देखिए, भीष्म क्यूब एक प्रकार का पोर्टेबल अस्पताल है, खास करके आपातकालीन स्थिति में एक समय अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनका इलाज करने के लिए इस तरह का खास करके किया जाता है उपयोग भीष्म क्यूब का। मतलब एक प्रकार का मोबाइल अस्पताल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और अभी हाल ही में एयरलिफ्ट के माध्यम से भी इसका शायद आगरा में, मैंने आपको बताया 2 से 4 दिन पहले, आगरा में इसका ट्रायल किया गया, परीक्षण किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रकार का ये मोबाइल अस्पताल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का चंद्र मिशन, यानी कि मून मिशन लूना 25 असफल हो गया है? देखिए, लूना 25 जो एक मून मिशन था, ये संबंधित था रसिया से, और भारत का जो मून मिशन था चंद्रयान 3, ये दोनों आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर जा रहा था, और दोनों में एक कॉमन बात ये थी कि दोनों दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर जा रहा था। और रसिया से गलती क्या होगी, वो मतलब थोड़ा तेजी में थे, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में वो मतलब चाह रहे थे कि, देखिए यहाँ पर बात यह है कि साउथ पोल पर चंद्रमा के अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, तो तेजी-तेजी में पता नहीं कुछ हुआ होगा, कुछ गड़बड़ी हुई, जो कि लैंडिंग से पहले ही ये क्रैश कर गया। उसके पश्चात अपना जो चंद्रयान 3 मिशन था, वो मतलब सफलतापूर्वक वहाँ पर लैंड किया, और चीज़ें अच्छी तरीके से मतलब संचालित हुई। तो ये जो रिकॉर्ड था वो बनते-बनते रह गया, यानी कि ये मिशन जो था असफल हो गया। तो अगर ये सफल हो जाता, तो रसिया पहला देश होता साउथ पोल पर पहुँचने वाला चंद्रमा के। तो रसिया इसमें असफल हो गया। अब तक अगर हम बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत, अमेरिका, चाइना और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा पर पहुँचने वाला चौथा देश है। हालाँकि चंद्रमा पर पहुँचने वाला साउथ पोल में पहला देश और एकमात्र देश कौन-सा है? तो अपना भारत है। लेकिन इस सूची में भी एक अपडेट ये आया है कि रिसेंटली रूस जो है, रूस नहीं सॉरी, जापान जो है, जापान का जो मून मिशन है, वो चंद्रमा पर लैंड किया है। तो वर्तमान स्थिति में कुल 5 ऐसे देश हैं, खास करके अमेरिका, चाइना, सोवियत संघ, यानी कि पूर्व सोवियत संघ, भारत और जापान। तो 5 देश ऐसे हैं जो कि चाँद पर अपना कदम रख चुके हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है, पुनः दोहरा दूँ, कि वो साउथ पोल पर
लैंडिंग किया है। अच्छा, यहाँ पर 1-2 चीज़ और भी मैं चाहूँ तो बता दूँ आपको, ख़ास करके चंद्रयान 3 को लेकर। ये जो लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को। ये चंद्रयान 3 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को। ये भी ध्यान रखें, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 के समय में ख़ास करके जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो थे पी. वीरा मुथुवेल और अभी वर्तमान में जो ख़ास करके इसरो के जो चीफ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिखना है कि वर्तमान में इसरो के चीफ कौन हैं? चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। ये किस राज्य सरकार का एक पहल है जो कि राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है? तो विकल्प है पंजाब, गुजरात, नागालैंड या फिर तेलंगाना। राइट आंसर होगा पंजाब। ये संबंधित है होप इनिशिएटिव पंजाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में साइकी मिशन लॉन्च किया है? देखिए, साइकी मिशन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, यही जानना इस मिशन का उद्देश्य है, लक्ष्य है और ये संबंधित है नासा से, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसी से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है भारत का? बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऐसे तो एक जानकारी आपको बता दूं कि जो भारत का पहला महिला पुलिस या फिर भारत की पहली महिला पुलिस स्टेशन की जो बात हो रही है, जो विकल्प बी में आप देख रहे हैं, ये कोझिकोड महिला थाना, ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला महिला या फिर पहली महिला पुलिस स्टेशन है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला भारत की पहली महिला पुलिस स्टेशन क्या है? तो भोपाल महिला थाना। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। कोझिकोड महिला थाना को लेकर ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। खबरों में रहा केएस या फिर के स्टार किस देश का कृत्रिम सूर्य है जिसमें वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान मेंटेन किया है या फिर प्राप्त किया है? तो के स्टार जो एक कृत्रिम सूर्य है, सबसे पहले तो ये नाम ध्यान रखिएगा। के स्टार एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य है और ये खबरों में रहने का यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड तक इस कृत्रिम सूर्य में 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान को यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन किया है। तो ये संबंधित है दक्षिण कोरिया से। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके समक्ष इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ रसिया से सर्वाधिक कच्चा तेल का आयात किया है? कौन सा देश? देखिए, विकल्प है अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि चाइना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ और मानव विकास संस्थान द्वारा हालिया जारी रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के लगभग कितना प्रतिशत युवा जो है ये बेरोजगार है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, ये प्रश्न संभावना कम है क्योंकि इसमें सरकार की जो मतलब एक प्रकार से सरकार की छवि झलकती है और इस तरह के शायद मुझे नहीं लगता कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि जो प्रश्न सरकार की तारीफ कर रही है, जो सरकार के पक्ष में है, तो उसकी संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो क्योंकि उन्हीं की मतलब सारी कमेटियां होती है, एग्जाम वगैरह वही लोग सब कंडक्ट करते हैं, तो चांसेस कम है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ऐसा मैं पर्सनल मेरा राय है, मतलब ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी पर भारत में बात नहीं हो रही, आप सबको मालूम है। अब यहाँ पे जो आंकड़े मैं बताऊंगा ना, आप चौंक जाएंगे। ये जो रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो बेरोजगारी स्तर है, बेरोजगारी दर है जो खास करके ये 83% है। युवा बेरोजगारी की यहाँ पर बात हो रही है और इसमें भी एक आंकड़ा ये कहा गया है, एक पॉइंट ये लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि जो बेरोजगारी है 83% तो युवा बेरोजगार है, लेकिन इसमें भी वैसे युवा बेरोजगार हैं जो खास करके पढ़े लिखे हैं, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हैं, वो सर्वाधिक बेरोजगार हैं। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि भारत जैसे देश में इतनी बेरोजगारी है, 83% युवा यहाँ पर बेरोजगार है और पढ़े लिखे ज्यादातर युवा बेरोजगार। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया गया? देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर होगा, शिक्षा रिफॉर्म एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है
ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत 55 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत 55 देशों की सूची में ये रहा है 42वें स्थान पर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अच्छा, बौद्धिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन-सा देश रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो पहले स्थान पर है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे स्थान की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान की बात करें तो फ्रांस है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? ये गौरव इनके नाम है। राइट जो आंसर ये है विकल्प नंबर ए यानी कि मरियम नवाज। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन 3 मार्च 2024 को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो विकल्पों के आधार पर जो इसका राइट जो आंसर है उसमें आपको ध्यान रखना है शहबाज शरीफ। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें भी 30 प्रश्न था पिछले 2 पार्ट की तरह, और आपको ये ध्यान रखना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिखना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही-सही हल किया है।